हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में बताऊंगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ट्रेड करने के लिए। इनका जो मेन मोटिव था ना, वो हिंदुस्तान में मसाले, सिल्क, कॉटन, चाय, अफीम, इन सब का ट्रेड करना था, बिजनेस करना था। पर जैसे जैसे इन्होंने अपने कदम इंडिया में जमाए, तो इन्होंने जाना कि यहाँ के लोग तो काफ़ी भोले हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके पास इंडिया पर रूल करने की। क्योंकि यहाँ पर कोई यूनिटी नहीं है, सब लोग अलग अलग हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं और काफ़ी भोले लोग हैं, इन्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। तो इनका ये प्लान बना कि हम लोग इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हैं और यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपने लिए मजदूरी करवा सकते हैं। इंडिया के पास उस ज़माने में बहुत सारी कमोडिटीज़ थी। हमारे पास तरह तरह के मसाले थे, हीरे जवाहरात थे, मेटल था, मिनरल्स थे, सोना चांदी सब कुछ था अपने पास। तो ये सब देखकर इन मक्कारों ने सोचा कि इंडिया को ग़ुलाम बनाना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने अफेक्टिवली इंडिया पर रूल करना शुरू किया था 1757 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये फ़ोटो बैटल ऑफ प्लासी के बाद का है। लेफ़्ट साइड पर रॉबर्ट क्लाइव खड़ा हुआ है और राइट साइड पर मीर जफ़र खड़ा हुआ है। तो 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल करना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। 100 सालों तक किसी ने कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठाई। छोटी मोटी आवाज़ें तो उठा करती थीं, हमेशा उठती रही हैं, पर उन छोटी छोटी आवाज़ों को ब्रिटिशर्स ने कुचल दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 100 सालों के बाद ऐसा क्या हुआ जिससे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी आवाज़ उठाई गई। जो आवाज़ इतने सालों से नहीं उठी, वो 100 साल बाद कैसे उठ गई? तो मैं आपको बता दूं कि 1857 में क्या हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक न्यू राइफ़ल लॉन्च करी थी। देखिए, जो पुरानी राइफ़ल थी ना, कुछ इस तरह की थी। उसमें पहले बारूद डालना पड़ता था, उसके बाद उसमें बुलेट डालनी पड़ती थी और फिर एक रॉड से बुलेट को सेट करना पड़ता था। आपने पुरानी फिल्म्स में देखा होगा, एक पतली सी रॉड होती थी, उसको राइफ़ल में डालते थे ताकि बुलेट सेट हो जाए। तो इन सब में काफ़ी टाइम लग जाता था। तो 1857 में एक नई राइफ़ल लॉन्च हुई। इस राइफ़ल में आपको अलग से बुलेट और बारूद डालने की ज़रूरत नहीं थी। एक पैकेट आता था, कुछ इस तरह का पैकेट होता था, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस पैकेट में जितना बारूद चाहिए उतना ही भरा होता था और एक गोली होती थी। तो अब आपको अलग से बारूद डालने की ज़रूरत नहीं थी और बारूद कम ज़्यादा होने का भी कोई झंझट नहीं था। बस एक पैकेट खोलो और पूरा पैकेट राइफ़ल में डाल दो। लेकिन दिक्कत ये थी कि इस पैकेट को मुंह से काट कर राइफ़ल में भरा जाता था। दोस्तों, यहाँ पर ना एक अफवाह उड़ाई गई। ऐसा कहा गया कि इस पैकेट की लाइफ को बढ़ाने के लिए, बरसात से बचाने के लिए, पानी से बचाने के लिए इसके ऊपर सूअर और गाय की चर्बी का लेप लगाया गया है। अब यह अफवाह थी या सच्चाई थी, इस बात को तो हम नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। अंग्रेज़ों का ऐसा मानना था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों को पूरा यकीन था कि इस पर सूअर और गाय की चर्बी का लेप लगा हुआ है। सूअर इस्लाम में हराम है, वहीं गाय को हिंदू धर्म में पूजा जाता है। तो इस तरह हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। फरवरी 1857 में बरहमपुर नाम की एक जगह पर सिपाहियों ने राइफ़ल चलाने से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बारकपुर नाम की जगह पर एक सिपाही हुआ करते थे, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने अपने यूनिट के मेजर को गोली से उड़ा दिया था। इसके बाद अंग्रेज़ों ने मंगल पांडे को सूली पर चढ़ा दिया था। मंगल पांडे की फांसी से सभी सिपाही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। 24 अप्रैल 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में 90 सोल्जर्स ने नई राइफ़ल को चलाने से मना कर दिया था। 90 में से 85 सोल्जर्स को अंग्रेज़ों ने जेल में कैद कर दिया था। लेकिन जो उनके बचे हुए 5 सोल्जर्स थे ना, उन 5 सोल्जर्स ने क्या करा, अगले दिन अपने साथ के 85 सोल्जर्स को जेल से रिहा करवा दिया और जो कोई भी अंग्रेज़ बीच में आया उसको जान से मार दिया। और इस तरह से 1857 का रिवॉल्ट शुरू हो गया। फाइनली 1857 में पहली बार पूरे हिंदुस्तान से एक आवाज़ एक साथ उठी और 1857 में कहा गया कि अब बहुत हो चुका है, अब तुम्हें हमारी कंट्री को छोड़कर जाना होगा, अब बहुत हो गया। 1857 वो पहली आवाज़ थी जिसने अंग्रेज़ों को धमकाया और इसी वजह से 1857 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है।
10 मई 1857 को सोल्जर्स ने मेरठ से दिल्ली की तरफ मार्च करना शुरू किया, क्योंकि उस ज़माने में दिल्ली के लाल किले में आखिरी मुग़ल रहते थे जिनका नाम था बहादुर शाह ज़फ़र। तो सभी सोल्जर्स मेरठ से दिल्ली की तरफ आए बहादुर शाह ज़फ़र को अपना लीडर बनाने के लिए। देखते ही देखते बड़ी तेज़ी के साथ में सभी लोग इस रिवॉल्ट से जुड़ने लगे, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कास्ट का हो, क्रीड हो, रीजन हो, सभी लोग एक साथ मिलकर इस रिवॉल्ट में जुड़े और ये एक छोटी सी चिंगारी आग में बदल गई। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, न्यू राइफल का प्रोटेस्ट तो बाकी जगहों पर भी हुआ था, तो हम 1857 की शुरुआत मेरठ को ही क्यों मानते हैं, जबकि सबसे पहली बगावत तो बरहमपुर में हुई थी। देखिए, बाकी सब जगहों पर अंग्रेज़ों ने प्रोटेस्ट को दबा दिया था, सिर्फ एक मेरठ ही ऐसी जगह थी जहां पर अंग्रेज़ हिंदुस्तानियों को नहीं दबा पाए। बाकी सब जगहों पर अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानियों की आवाज़ को कुचल दिया था। सिर्फ मेरठ के सोल्जर्स मार्च करते हुए दिल्ली में आ गए और फिर जब वो दिल्ली में आए तो पूरे हिंदुस्तान में रिवॉल्ट शुरू हो गया। तो इसी वजह से 1857 की शुरुआत मेरठ से मानी जाती है। दोस्तों, अब मैं आपको 1857 के इकोनॉमिक कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा। देखिए, वॉर लड़ने के लिए पैसा चाहिए होता है और सरकार के पास पैसा आता है टैक्स से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, किसानों पर बहुत भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। बेचारा किसान टैक्स को नहीं चुका पाता था और इसी वजह से वो मनी लैंडर के पास में जाता है पैसा मांगने के लिए। मनी लैंडर से ब्याज पर पैसा उठाकर सरकार को टैक्स भरने लगता है, लेकिन इस तरह से किसान और भी ज़्यादा फंसता चला गया, क्योंकि उधार लिए गए पैसे के ऊपर ब्याज लगने लगा था। मनी लैंडर को ब्याज भी देना था, पैसा भी चुकाना था, तो इस तरह से वो और ज़्यादा फंसता चला गया। अब क्योंकि किसान मनी लैंडर को पैसा नहीं दे पा रहा था, तो मनी लैंडर ने इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से किसान की बहुत बुरी हालत हो गई। अब बात करते हैं आर्टिसंस की। देखिए, राजा जो थे ना, अगर उनको कोई कला पसंद आती थी तो वो आर्टिसन को पैसा दिया करते थे। इसके अलावा आर्टिसन अपना सामान मार्केट में भी बेचा करते थे, लेकिन राजा महाराजा धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था। राजा महाराजाओं की हालत भी ख़राब हो रही थी, तो राजाओं से आने वाला रेवेन्यू ख़त्म हो गया आर्टिसंस का। और दूसरी तरफ मार्केट में क्या हो रहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडियन मार्केट्स में ब्रिटिश गुड्स को कम दाम में बेच रही थी। जिस तरह से आज के ज़माने में आप इंडिया की मार्केट में जाओगे आपको चाइना का सामान मिलेगा, क्योंकि चाइना का सस्ता होता है सामान, चाइना सस्ते में बेच रहा है चीज़ों को। उसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपना सामान सस्ते दामों में सप्लाई करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हैंडीक्राफ्ट लोग मारे गए। दोस्तों, अब मैं आपको ट्रेडर्स की हालत बताता हूँ। ट्रेडर्स जब अपना सामान बेचते थे तो इनको हाई टैरिफ्स पर सामान बेचना पड़ता था, जबकि ब्रिटिश गुड्स जो थे वो लो टैरिफ पर बेचे जाते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश गुड्स सस्ता हो गया और इंडियन मार्केट पर छा गया। जब उसके ऊपर टैक्स कम लगा ना ब्रिटिश गुड्स के ऊपर, तो वो सस्ता हो गया और हिंदुस्तानी को ज़्यादा टैक्स भरना पड़ता था, तो हिंदुस्तान का जो सामान था वो महंगा हो गया। और भारत का व्यापारी तो अपना सामान बाहर भी नहीं बेच पा रहा था क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से ट्रेडर्स की भी हालत बड़ी ख़राब हो गई। दोस्तों, गांव में ज़मींदार भी हुआ करते थे, पर ज़मींदारों पर भी जब ब्रिटिश सरकार ने बहुत भारी टैक्स लगाया तो ये लोग भी टैक्स नहीं पे कर पाए और फिर सरकार ने इनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़ा कर लिया। तो आपने देखा किस तरह से किसान, व्यापारी, आर्टिसन, ज़मींदार सभी लोग सरकार से बड़ा परेशान थे और 1857 के रिवॉल्ट में इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया ताकि ब्रिटिश सरकार को मज़ा चखा सकें। दोस्तों, अब मैं आपको 1857 के पॉलिटिकल कॉजेज़ के बारे में बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉज था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। उस ज़माने में एक ब्रिटिश जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने ही इस पॉलिसी को बनाया था। इस पॉलिसी में क्या था, देखिए, हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे और हर स्टेट का अलग राजा होता था। हिंदुस्तान 3 तरह की स्टेट्स में बटा हुआ था। पहला था फ्री स्टेट्स, ये वो स्टेट्स थीं जिन पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं था। दूसरी थी प्रोटेक्टोरेट स्टेट्स,
ये वो स्टेट्स थीं जो ब्रिटिश सरकार के अंडर आती थीं। ब्रिटिश सरकार ने अपनी आर्मी को भेजा था यहाँ पर, और ब्रिटिश सरकार की आर्मी इन स्टेट्स की प्रोटेक्शन कर रही थी। और तीसरी है डिपेंडेंट स्टेट्स। ये वो स्टेट्स थीं जो ब्रिटिश सरकार से वॉर में हार गई थीं। अब देखिए, पहले ज़माने में क्या होता था, अगर राजाओं का बेटा पैदा नहीं होता था तो वे एक लड़के को गोद ले लिया करते थे और गोद लिए हुए लड़के को वंश बना दिया करते थे। पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि अगर आपकी स्टेट प्रोटेक्टोरेट या डिपेंडेंट है और आपका कोई बेटा नहीं है तो फिर आपका गोद लिए हुए बेटे को वंश नहीं बनाया जाएगा। अगर आपका बेटा नहीं है तो फिर सरकार आपके मरने के बाद आपकी स्टेट के ऊपर कब्जा कर लेगी। जैसे मान लो मैं उत्तर प्रदेश का राजा हूँ और मेरा कोई बेटा नहीं है, तो सरकार मेरे मरने के बाद मेरी स्टेट पर कब्जा कर लेगी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। झांसी की रानी का कोई बेटा नहीं था, तो जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई और उनकी स्टेट पर कब्जा करने की कोशिश की गई तो झांसी की रानी ने कहा कि हम अपनी स्टेट नहीं देंगे, हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ेंगे। एक्चुअली एक लड़का पैदा हुआ तो था रानी लक्ष्मीबाई का, पर उसकी 4 महीने के बाद डेथ हो गई थी। उसके बाद लक्ष्मीबाई ने एक बच्चा अडॉप्ट किया था। उनका बच्चा नहीं था, बच्चे को अडॉप्ट किया था, और अडॉप्टेड सन को वंश मानने से सरकार ने मना कर दिया था। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश सरकार ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया था। दूसरी पॉलिसी जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है उसका नाम है सब्सिडरी अलाइंस। सब्सिडरी अलाइंस में ब्रिटिशर्स ने इंडिया के महाराजाओं से ये कहा कि आपकी सेफ्टी की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको आर्मी देंगे, वेपन्स देंगे, सब कुछ देंगे और आपकी स्टेट की पूरी रखवाली करेंगे, लेकिन बदले में आपको हमें पैसा देना होगा। अंग्रेज़ों ने राजाओं को बेवकूफ़ बनाया। अंग्रेज़ों ने राजाओं से कहा कि भाई साहब, आप अपने आसपास देखिए, जो आपके आसपास की स्टेट हैं वो आपके ऊपर किसी भी टाइम हमला कर सकती हैं, आपको अपने पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा ख़तरा है, तो हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारी आर्मी आपको प्रोटेक्ट करेगी, बदले में आप हमें पैसा दो। दोस्तों, इस तरह की पॉलिसी से फ़ायदा ये हुआ कि ब्रिटिश आर्मी भी फैल गई, एक तो पूरे हिंदुस्तान में फैल गए ये लोग, और अंग्रेज़ों का ख़र्चा भी बचा। एक तीर से 2 निशाने लगे, एक तो आर्मी फैल गई अंग्रेज़ों की और ऊपर से उनका कोई ख़र्चा भी नहीं हुआ। उल्टा बेवकूफ़ महाराजाओं ने अंग्रेज़ों को पैसा दिया आर्मी को फैलाने का। कुछ स्टेट्स ऐसी भी थीं जहां पर पॉलिसी पर साइन करने से मना किया गया, लेकिन जहां बातों से काम नहीं बनता वहां लाते घूसे काम आते हैं। जो स्टेट्स नहीं मान रही थीं वहां पर अंग्रेज़ों ने फोर्सफुली पॉलिसी पर साइन करवाया। जैसे मैसूर में टीपू सुल्तान ने पॉलिसी पर साइन करने से मना कर दिया था, तो अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को ही रास्ते से हटा दिया। तो इस तरह से सब्सिडरी अलाइंस पॉलिसी के थ्रू अंग्रेज़ राजाओं के मैटर्स में भी इंटरफेयर करने लगे, और अब राजाओं को कोई भी कदम उठाने से पहले अंग्रेज़ों से पूछना पड़ता था। एक तरह से जो राजा थे ना, वो अंग्रेज़ों के अंडर आ गए थे। राजा तो बस एक कठपुतली बन गया था। तो इन दोनों पॉलिसीज़ से इंडियन रूलर्स बड़ा परेशान हो गए थे और उन्होंने सोचा कि 1857 का जो रिवॉल्ट है वो एक बहुत बड़ा मौका है अंग्रेज़ों को सबक सिखाने का, और इस तरह से इंडियन रूलर्स भी इस रिवॉल्ट से जुड़ गए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सोशो रिलीजियस कॉजेज़ की। देखिए, अंग्रेज़ अपने आप को ना इंडियन से सुपीरियर मानते थे। इंडियंस को तो वो लोग जंगली समझते थे कि ये तो जानवर हैं, जंगली हैं। इसके अलावा इंडिया में मिशनरीज़ आ गए थे। मिशनरीज़ क्रिश्चियन रिलीजन को प्रमोट करने का काम कर रहे थे। ये जगह जगह घूमकर लोगों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बता रहे थे और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने का काम कर रहे थे। हिंदुस्तान में गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, तो इन लोगों ने क्रिश्चियन बनाने के लिए पैसों का भी लालच दिया, लोगों को पैसे खिलाए ताकि वो अपना रिलीजन छोड़कर क्रिश्चियन बन जाएं। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स आ गए थे जहाँ पर बच्चों को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताया जाता था, इंग्लिश भी सिखाई जाती थी। इन सब बातों से हिंदुस्तानियों के दिल में एक डर सा बैठ गया। हिंदुस्तानी सोचने लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा धर्म खतरे में आ जाएगा और सभी लोग क्रिश्चियन बन जाएंगे। इसके अलावा सती प्रथा को भी बैंड कर दिया गया था। आपको पता होगा, पहले ज़माने में अगर कोई विधवा हो जाती थी औरत, तो उसको ज़िंदा जला दिया जाता था उसके हस्बैंड के साथ। तो उस प्रैक्टिस को बैंड किया अंग्रेज़ों ने,
और यहाँ तक कहा गया कि अगर कोई विधवा दूसरी शादी करना चाहती है तो वो कर सकती है। इस बात से हिंदुओं के सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गए थे, क्योंकि जो विधवा होती है ना वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे परमिशन दे दी कि आप दूसरी शादी कर सकती हो। फिर पहले ज़माने में बच्चियों को पैदा होते ही जान से मार दिया जाता था। उन पर अंग्रेज़ों ने रोक लगाई। कुछ काम अच्छे भी करे अंग्रेज़ों ने, ऐसा नहीं है कि सारे काम बुरे ही किए हैं, पर बहरहाल हिंदुस्तानियों को इस बात का डर सताने लगा कि अब हमारा धर्म संकट में आ रहा है और ये लोग हमारे धर्म को बदल रहे हैं, हमारे रीति रिवाजों को बदल रहे हैं। और फिर बहुत सारे लोग 1857 में अंग्रेज़ों को मसा चखाने के लिए रिवॉल्ट से जुड़ गए। इसके अलावा एक कॉज है डिसकंटेंट अमंग सिपॉइज़। सिपॉइज़ का मतलब सोल्जर्स हैं। देखिए, सोल्जर्स से ये कहा गया था कि अगर आप आर्मी को ज्वाइन कर रहे हैं तो सभी लोगों को एक जैसा दिखना होगा। जैसे एक हिंदू माथे पर तिलक लगा कर आता है, एक मुसलमान टोपी पहनता है, तो इनसे कहा गया कि आप कोई तिलक नहीं लगाओगे, कोई टोपी नहीं पहनोगे, सभी सोल्जर्स एक जैसे दिखने चाहिए। इसके अलावा एक एक्ट ऐसा भी लाया गया जिसमें यह कहा गया कि हम आपको इंडिया से बाहर भी भेज सकते हैं, लड़ाई के लिए इंडिया से बाहर भी जाना होगा आपको। अब उस टाइम हिंदू कम्युनिटी में ऐसा माना जाता था कि अगर आपने समुंदर पार कर लिया, अगर आप दूसरे देश में चले गए तो आपका धर्म भ्रष्ट हो गया। दूसरे देश में जाने की परमिशन नहीं थी। गांधी जी की एक किताब है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उस किताब में पूरा एक चैप्टर उन्होंने इसी बात पर डिस्कशन किया है। देखिए, पहले ज़माने में ऐसा माना जाता था कि अगर आप दूसरे देश में जाओगे तो वहाँ पर आपको शायद वेजिटेरियन फूड नहीं मिलेगा, तो इसी वजह से पाबंदी लगाई गई थी कि आप एक समुंदर को पार नहीं कर सकते, दूसरे देश में नहीं जा सकते। लेकिन अंग्रेज़ों ने कहा कि अगर आपने आर्मी को ज्वाइन करा है तो आपको दूसरे देश में भी जाना होगा। इसके अलावा एक परेशानी ये थी कि जो अंग्रेज़ सोल्जर्स हुआ करते थे उनको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, हिंदुस्तानी सिपाहियों को कम पैसा मिलता था। तो सोल्जर भी बड़ा परेशान थे। उन्होंने 1857 को ज्वाइन करा। राइफ़ल का भी एक बहुत बड़ा मसला था, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1857 रिवॉल्ट आखिर फेल क्यों हुआ। देखिए, पहला रीज़न तो ये था कि सभी लोगों ने मिलकर पार्टिसिपेट किया ही नहीं। ये बात सच है कि 100 सालों में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये सबसे बड़ी आवाज़ थी और लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, बहुत करोड़ों लोग रहते हैं यहाँ पर। इंडिया के सदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न इलाकों से कोई भी आवाज़ नहीं उठी। पूरे देश का सिर्फ 1/4 पोर्शन ही पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा बहुत सारी क्लासेस ने भी ज्वाइन नहीं किया। जैसे एजुकेटेड लोग थे, एजुकेटेड लोगों का ये मानना था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में मॉडर्निज़म को लेकर आएंगे और मॉडर्निज़म की वजह से हमारा देश डेवलप होगा। तो एजुकेटेड लोगों का ये मानना था कि अंग्रेज़ हमारे लिए सही हैं और हमारे देश को डेवलप करेंगे। इस वजह से एजुकेटेड लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर बहुत से इंडियन रूलर्स भी थे जो अंग्रेज़ों के नौकर बन चुके थे और ये रूलर्स अंग्रेज़ों को ही सपोर्ट कर रहे थे। बड़े बड़े ज़मींदार, मनी लैंडर्स और मर्चेंट्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि इनके धंधों पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट ये लोग चाहते थे कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में ही रहें ताकि इनका धंधा चलता रहे। यहाँ पर बात हो रही है बड़े बड़े ज़मींदारों की, छोटे ज़मींदार की नहीं, बड़े बड़े ज़मींदारों की बात हो रही है। इन लोगों का धंधा बढ़िया चल रहा था तो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में ही अंग्रेज़ रहें। तीसरा मेजर रीज़न था पुअर आर्म्स एंड इक्विपमेंट। देखिए, हिंदुस्तानी सिपाहियों के पास पुराने ज़माने के टूटे फूटे हथियार थे। 5 मिनट तो राइफ़ल में बारूद डालने में और उसमें गोली डालने में और उसको लोड करने में ही लग जाते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के पास मॉडर्न ज़माने के हथियार थे। इसके अलावा उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी। अगर हिंदुस्तानी को कोई बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है तो एक इंसान ही पहुंचा सकता था। लेकिन अंग्रेज़ों के पास टेलीग्राफ था, इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ था जिससे वो कम्युनिकेट कर सकते थे आपस में। नेक्स्ट रीज़न था अनकोऑर्डिनेटेड एंड पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। देखिए, रिवॉल्ट में कोई भी सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। कोई एक लीडर ऐसा नहीं था जो खड़े होकर भीड़ को डायरेक्शन दे सके। छोटे छोटे लीडर्स थे जो अपने अपने इलाके को संभाल रहे थे, लेकिन कोई एक बड़ा लीडर नहीं था जो पूरे देश को डायरेक्शन दे सके। इसके अलावा एक पॉइंट और आप साथ में जोड़ सकते हैं, नो यूनिफाइड आइडियोलॉजी। देखिए, 1857 के रिवॉल्ट को ज्वाइन करने के लिए
सबका अलग अलग रीज़न था। किसी का धंधा चौपट हो गया था, कोई किसान था, कोई ज़मींदार था, कोई ब्याज से परेशान था, तो किसी का कोई और मसला था। राजाओं की स्टेट्स उनसे छीन रही थीं, सोल्जर्स के अपने अलग मसले चलते हुए आ रहे थे, राइफ़ल से परेशान थे। हर कोई अलग तरह से परेशान था सरकार से, जिसकी वजह से वो यूनिटी नहीं बन पाई। ऐसे में अंग्रेज़ों के लिए बड़ा आसान हो गया कि सबको अलग अलग कर दो और इनकी आवाज़ों को कुचल दो। और अंग्रेज़ों ने कुछ इसी तरह से किया, सबको अलग अलग करके उनकी आवाज़ों को कुचल दिया। और इन सब रीज़न्स की वजह से रिवॉल्ट फेल हो गया। दोस्तों, हालांकि मैं हिस्ट्री को पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझा सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक और कमेंट में लिखकर बताओ कि आपको पसंद आई या नहीं आई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।